हे दोस्तों, अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे गॉड ऑफ क्रिकेट तो बताओ किसका नाम आएगा? सचिन तेंदुलकर, राइट। अब बहुत लोग बोलते हैं कि जो सचिन तेंदुलकर थे ना, वो बचपन से ही बहुत टैलेंटेड थे, बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। ज्यादातर लोग यही समझते हैं, बट ज्यादातर लोग ये बात को नहीं समझते हैं कि सचिन तेंदुलकर जो थे वो 12 साल की एज से ही अपने कोच रामाकांत आचरेकर के अंडर क्रिकेट खेलते थे, उनसे सीखते थे। सचिन क्रिकेट के लिए इतने पैशनेट थे कि वो दिन के 12-12, 13-13 घंटे मैच की प्रैक्टिस करते थे। और इसमें भी एक इंटरेस्टिंग चीज थी, कोच रामाकांत जो थे ना, वो सचिन के स्टंप के ऊपर 1 रुपए का कॉइन रख देते थे और दूसरे स्टूडेंट से ये बोलते थे कि अगर किसी ने भी सचिन की विकेट ले ली तो ये 1 रुपए उसके हो जाएंगे ना। वो टाइम पे 1 रुपए की भी वैल्यू ज्यादा थी, तो ऐसी वो शर्त लगाते थे कि जो भी उसको आउट करेगा वो 1 रुपए लेके जाएगा, नहीं तो सचिन घर लेके जाएगा वो 1 रुपए। और सब लोग इधर ये बात फैली हुई थी ना कि यार जो भी सचिन को आउट कर लेगा ना, उसको वो 1 रुपए मिल जाएंगे, जो बहुत बड़ी बात थी और रेयर चीज थी जो हो नहीं पाती थी। इनफैक्ट आज भी सचिन जी के पास उनके कोच के जीते हुए 13 कॉइन्स रखे हैं। बट अगेन वही क्वेश्चन आता है कि सचिन गॉड ऑफ क्रिकेट बने कैसे? वेल, अगर आप हाइपोथेटिकली एक सिनेरियो को कंसीडर करो कि 12 साल की उम्र से ही सचिन जी ने खेलना स्टार्ट किया था और 37 की एज पे उन्होंने रिटायरमेंट ली। सो अगर आप 12 साल की एज से रोज 12 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हो ऑन एवरेज, तो आप जब इसे मल्टीप्लाई करके देखोगे ना, तो पता है आपको कितने घंटे की प्रैक्टिस हो जाती है? ये 1,09,500 घंटे की प्रैक्टिस। और जैसे कि सैम ग्लैडवेल अपनी बुक आउटलायर्स में बोलते हैं कि अगर आपको किसी भी स्किल में एक्सपर्ट बनना है तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 10,000 घंटे उसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और अगर आपको किसी भी फील्ड में मास्टरी अचीव करनी है तो उसके लिए आपको 20,000 घंटे या उससे भी ज्यादा की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और जैसे कि आप देख ही सकते हो, सचिन जी ने इससे तो काफी ज्यादा आवर्स की प्रैक्टिस करी थी, 1,00,000 घंटे के आसपास उन्होंने प्रैक्टिस करी थी। तो फिर क्या अभी भी ये चीज बहुत शॉकिंग है कि उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट बोला जाता है? और देखो, बस बात सचिन जी की नहीं है, ऐसे अगर हम अलग अलग फील्ड के लोगों को देखें तो UFC के जो अनडिफीटेड चैंपियन है, आपने नाम जरूर सुना होगा, खबीब, उन्होंने स्टार्टिंग कर दी थी ट्रेनिंग करना बस 9 साल की एज में। नाउ यूजुअली जो 9 साल के बच्चे होते हैं वो अपनी एज के आसपास लोगों के साथ खेलेंगे, कूदेंगे या फिर ट्रेनिंग करेंगे, राइट? बट ऐसा नहीं था। खबीब अपने क्राफ्ट को लेके इतने पागल थे कि वो बेयर्स के साथ भी ट्रेनिंग करते थे। वो वाला वीडियो वायरल बहुत हुआ था, अगर आपने देखा होगा तो, कि कैसे वो बेयर से लड़ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम लोग कैलकुलेशन करके देखें तो कबीब हैज बीन ट्रेनिंग फॉर 24 इयर्स और 5 घंटे ऑन एवरेज वो ट्रेनिंग करते थे। तो इसका भी अगर हम टोटल करें तो 43,000 आवर्स से भी ज्यादा का टोटल होता है। अगेन दूसरे फील्ड का एग्जांपल ले तो लता मंगेशकर जी, जो कि इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट सिंगर्स रह चुकी हैं, उन्होंने 25,000 से ज्यादा बार गाना गाया है। इनफैक्ट आशा भोसले जी, जो उनकी सिस्टर है, वो बोलती थी कि एक बार उन्होंने बोल दिया था कि आपका ये जो सुर है ना वो ठीक नहीं लग रहा है। ये सुनने के बाद ही लता मंगेशकर जी ने उसके ऊपर रियाज करना, मतलब प्रैक्टिस करना चालू कर दिया था। अब देखो, ये जो तीनों फेमस लोग हैं ना, वो लाइफ के अलग अलग फील्ड से आते हैं, अलग अलग चीजों से आते हैं, लेकिन इन तीनों में 3 चीजें बहुत कॉमन थी। पहली चीज, दे अवॉइडेड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। देखो, ज्यादातर लोगों में क्या होता है ना, शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम होता है, मतलब वो हमेशा किसी ना किसी चीज के पीछे भागते रहते हैं। अगर उनको लगता है कि इस फील्ड में बहुत पैसा है तो फिर वो उसमें काम करने लग जाते हैं, फिर सडनली उनको कहीं और पैसा दिखने लगता है, कहीं और उन्हें सक्सेस ज्यादा दिखने लगती है तो वो कहीं और चले जाते हैं। लेकिन जो मास्टर्स होते हैं ना, वो लोग ऐसा नहीं करते। वो लोग एक फील्ड को पकड़ते हैं और उसके अंदर ही लगे रहते हैं, भले से उनको पहले स्टार्टिंग में रिजल्ट दिखे या ना दिखे, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता है। वो बस हमेशा अपने क्राफ्ट को अच्छा करने के ऊपर काम करते रहते हैं, और यही चीज इन तीनों में कॉमन थी। सेकंड चीज जो तीनों में कॉमन थी वो था उनका पैशन अपने काम को लेके। वो जो काम करते थे उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और तीसरी जो कॉमन चीज थी कि इन तीनों ने ही एटलीस्ट 10,000, 20,000 घंटे से ज्यादा की प्रैक्टिस करी ही थी, तभी वो अपनी फील्ड में इतने बड़े मास्टर बन पाए। और अगर आप ये तीनों चीजें खुद भी फॉलो करते हो रिलीजियसली डेली, तो ग्लैडवेल गारंटी देते हैं जिंदगी में पक्का पैसे आएंगे, सक्सेस आएगा, फेम आएगा, जो भी चीजों के आप सपने देखते हो 101% आप वो अचीव कर सकते हो। सिमिलरली आज जिस बुक के बारे में मैं ज्यादा बात करने वाला हूँ वो है रॉबर्ट ग्रीन की बुक मास्टरी। उन्होंने भी कई सारे हिस्टोरिकल फिगर्स जैसे कि आइंस्टाइन, लियोनार्डो डा विंची, चार्ल्स डार्विन, इन सब की लाइफ से उन्होंने सीखा, उनकी आइडियोलॉजीज निकाली कि कैसे ये जो मास्टर्स है उन्होंने अपना करियर बनाया, किन अप्रोचेस का यूज किया लाइफ में सक्सेसफुल बनने के लिए। उसी बुक से 4 स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स, 4 स्पेसिफिक माइंडसेट और स्टेप्स मैं आपको बताने वाला हूं, जो अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आप भी अपनी फील्ड के मास्टर बन सकते हो और बहुत पैसा, फेम और जो भी चीजों के आप सपने देखते हो वो अचीव कर सकते हो एक क्राफ्ट से। बट हाँ, ये 4 चीजें आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिसमें से जो सबसे पहली चीज आती है वो ये है, रिकनेक्ट विथ योर प्राइमल क्यूरियोसिटी। देखो दोस्तों, जब आइंस्टाइन बस 5 साल के थे तब उनके डैड ने उनको एक कंपास लाके दिया था। वो मैग्नेटिक कंपास होता है ना, जिसके अंदर नीडल अपने आप घूमते रहती है। तो पहली बार जब आइंस्टाइन ने वो कंपास को देखा ना, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी आई। सच बोले तो शायद आपके अंदर भी कभी आई होगी कि यार ये जो नीडल है वो अपने आप घूमता कैसे है, वो अपने आप सही डायरेक्शन पे कैसे चले जाता है। वो भी इस बारे में सोचने लगे कि कौन सी ऐसी फोर्स है जो इस नीडल को यहाँ से वहां मूव कर रही है, जो हम देख भी नहीं सकते हैं। और ऐसे सोचते हुए उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर ये नीडल को कोई अनडिस्कवर्ड फोर्स मूव कर रही है तो दुनिया में तो और भी ऐसी बहुत सारी अनडिस्कवर्ड फोर्सेस होगी, जो होगी जरूर लेकिन लोगों को पता नहीं है,
जो लोगों को दिखती नहीं है ना। आइंस्टाइन का ये जो चाइल्डहुड का एक्सपीरियंस था ना, उसने उनके अंदर एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी इन्वोक कर दी थी, और आप बोल सकते हो यही क्यूरियोसिटी ने उनको कई डेकेड्स बाद अपनी फील्ड फिजिक्स का एक मास्टर बना दिया, जिनके बारे में आज भी हम बातें करते हैं। देखो, रॉबर्ट ग्रीन बोलते हैं ना कि सभी मास्टर्स जो होते हैं ना, वो लोग हमेशा अपनी प्राइमल क्यूरियोसिटी से टच में रहते हैं उनके पूरे करियर्स में। बिकॉज हमारी जो क्यूरियोसिटी होती है ना, वो एक डीएनए की तरह होती है, जो यूनिक होती है हमारे लिए, हम सब के लिए। बट जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती रहती है ना, वो क्यूरियोसिटी कई बार स्कूल, कॉलेजेस और सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स की वजह से खत्म होने लग जाती है। जबकि अगर आपको मास्टरी अचीव करनी है तो आपको वापस बैकवर्ड जाना पड़ेगा। आपको अगेन जाके देखना पड़ेगा कि वो कौन सी चीजें थी जो आपके अंदर क्यूरियोसिटी इन्वोक करती थी बिना किसी के बारे में सोचे। और ये चीज करने में अभी मैं आपको एक एक्सरसाइज बताने वाला हूँ जो आपकी काफी हेल्प करेगी। देखो, ऑथर ने एक बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज बताई है, जहाँ पे आपको 20 मिनट के लिए जर्नलिंग करना है। बोल्ड लेटर्स में मार्जिन के ऊपर लिख दो कि व्हाट वर द थिंग्स आई लव्ड, क्या चीजें थी जो मुझे करना पसंद थी जब मेरे ऊपर किसी भी चीज का प्रेशर नहीं था, माँ बाप का प्रेशर नहीं था, सोसाइटी का प्रेशर नहीं था, फैमिली का प्रेशर नहीं था, तब मैं कौन सी चीजें करना पसंद करता था। 20 मिनट के लिए जो भी आपके मन में आ रहा है ना, वो सारी चीजों को लिख दो। शायद आपको कार्ड्स खेलना पसंद था, शायद आप वीडियो गेम्स में बहुत अच्छे थे, शायद आपको रेसिपीज देखने बहुत पसंद थी, शायद आपको फाइटिंग में बहुत इंटरेस्ट था। ऐसे ही आप एक एक करके लिखते जाओ 20 मिनट के लिए, जो भी चीजें आपको अच्छी लगती थी। कौन सी चीजें थी जिसके अंदर आपको बहुत क्यूरियोसिटी होती थी, आपका दिल करता था कि आप उसके अंदर जाओ, उसके बारे में और पता करो और बहुत सारा अपना टाइम इन्वेस्ट करो। एक एक करके इसे जर्नल में लिखना स्टार्ट करो। ये चीज आपको आपकी क्यूरियोसिटी से रिकनेक्ट करने में आपकी हेल्प करेगी। ये चीज होगी। उसके बाद आती है ये सेकंड इंपॉर्टेंट चीज। दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट फेमस साइंटिस्ट में एक नाम आता है चार्ल्स डार्विन का। ना चार्ल्स डार्विन जब छोटे थे ना, तब उनके पापा ने बचपन में उन्हें कहा था कि तुम है ना सिर्फ चूहे पकड़ सकते हो और जिंदगी में कुछ भी बड़ा नहीं कर सकते हो। ना बात ये थी ना कि जो चार्ल्स के पापा थे वो बहुत जाने माने डॉक्टर थे और उन्हें चाहिए था कि उनका भी जो बेटा है ना, वो भी उनकी तरह एक बड़ा डॉक्टर बने। पर चार्ल्स को नेचर में ज्यादा इंटरेस्ट था, बेटल्स में, बटरफ्लाइज में। उनको नेचर की बारीकियां ऑब्जर्व करने काफी मजा आता था। 15 की उम्र में ही चार्ल्स के पापा ने उन्हें एक बड़े मेडिकल स्कूल में डाल दिया था, पर पढ़ाई में इंटरेस्ट ना होने की वजह से और उन्हें ब्लड से बहुत डर भी लगता था, इसलिए फिर उन्होंने ड्रॉप आउट ले लिया। जिसके बाद उन्होंने कैम्ब्रिज के कॉलेज में एडमिशन लिया और बॉटनी मतलब स्टडी ऑफ प्लांट्स, इस सब्जेक्ट को उन्होंने चुना जो उनको पसंद भी था, उसके अंदर उनकी क्यूरियोसिटी भी थी और उसमें ही वो आगे भी बढ़ना चाहते थे ना। ये प्रॉपर फील्ड पता करने के बाद उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने फेवरेट प्रोफेसर हैंसलो, जो उस टाइम पे एक इंटर्नशिप दे रहे थे, उनकी इंटर्नशिप में वो काम करने चले गए। जिसके बाद वो इंग्लैंड गए और अपने प्रोफेसर के अंडर, इस अप्रेंटिसशिप के अंदर उन्होंने कई सारी नई नई बातें सीखी, जिसकी वजह से फिर वो जाके बहुत सारी डिस्कवरीज कर पाए और कई सारी थियोरीज बना पाए, जिनमें से एक थियोरी उनके कॉलेज ने एक्सेप्ट भी कर ली और उसके वजह से वो वर्ल्ड फेमस भी हुए, वर्ल्ड फेमस बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने फिर एवोल्यूशन ऑफ थियोरी को डिस्कवर किया ना। यही है वो चार्ल्स डार्विन, जिनके पापा उन्हें बोलते थे कि तू सिर्फ चूहे पकड़ सकता है। वही इंसान जाके इतना फेमस हो पाया, इतने बड़े बड़े काम कर पाया। क्यों? बिकॉज उसने 2 इंपॉर्टेंट चीजें की। सबसे पहली चीज, ही रिकनेक्टेड विद हिज प्राइमल क्यूरियोसिटी। जस्ट बिकॉज डैडी ने जो बोला है वो नहीं करना है, उन्होंने वो चीज करने का डिसीजन लिया जिसके अंदर सच में उनकी क्यूरियोसिटी थी और इनका इंटरेस्ट था। और ये चीज के बाद उन्होंने एक मेंटर ढूंढा, मेंटर जिससे वो उस फील्ड के बारे में जितना हो सकता है उतना सीख सके। तो याद रखो दोस्तों, चीजें तुम तक नहीं आती है, तुम्हें चीजों तक जाना होता है। तुम अपने रास्ते पे चलते जाओगे तो फिर दुनिया भी तुम्हारे रास्ते पे आती जाएगी। ऐसी कोई भी फील्ड में अगर आपको अच्छा होना है तो बहुत अच्छा रास्ता ये है कि आप उस फील्ड में इंटर्नशिप कर लो, एक मेंटर ढूंढ लो जो अपनी फील्ड में बहुत अच्छा है और उससे चीजें सीख लो। वो आपको कम से कम टाइम में बेस्ट से बेस्ट चीजें सिखा देगा, जहाँ पे आप बहुत सारी चीजें सीखते रहोगे और आपकी स्किल भी इंप्रूव होते रहेगी। और ऐसी अगर आप मास्टरी अचीव कर लोगे तो पैसे तो फिर अपने आप आ ही जाएंगे। और यही चीज रॉबर्ट ग्रीन भी अपनी बुक में बताते हैं। और इसी से रिलेटेड अगर आपको मुझसे भी कुछ चीजें सीखनी है, मैं भी पिछले 6-7 सालों से कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ। अगर आपको भी इस फील्ड में इंटरेस्ट है, एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, कंटेंट क्रिएट करके कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं, बिजनेस क्रिएट किया जा सकता है, अगर आपको ये सारी चीज में इंटरेस्ट है तो हम लोग कुछ न्यू एक्साइटिंग चीज चालू करने वाले हैं। क्या है वो सारी चीजें पता करना है तो उसके लिए आप क्या करो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है, गूगल फॉर्म, बस वो गूगल फॉर्म जाके भर दो। उसके बाद वो भरने के बाद आपको एक एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी। वो अगर आप जाके ज्वाइन करोगे ना तो वहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी मिनी कोर्स डाल के रखा हुआ है फ्री में, जो आपकी साइकोलॉजी बनाने में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्लस कैसे आप मुझसे बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, फ्यूचर में मेरे साथ मिलके भी काम कर सकते हो, वो सारे अपडेट भी आपको उस ग्रुप पे मिलेंगे। इसलिए अगर आप इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां जाके फॉर्म जरूर भर देना और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन करना। अभी आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो है जापान की एक लेडी थी युकी मात्सुओका, जिन्हें बचपन से ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजों का शौक था, जैसे कि साइंस, टेनिस, पजल सॉल्विंग एटसेट्रा एटसेट्रा ना। वो जब बड़ी हो रही थी तब उन्होंने बर्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में एज अ फ्रेशर एडमिशन लिया। जब उन्होंने एडमिशन लिया तो वो इतने श्योर नहीं थी कि उनके लिए फील्ड सही रहेगी कि नहीं, बट स्टिल क्योंकि चूज करना ही था इसलिए उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को चूज किया ना। अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में उन्होंने मजाक मजाक में अपने प्रोफेसर को बोल दिया कि सर, मेरा बचपन से ही चाइल्डहुड ड्रीम था कि मुझे एक रोबोट बनाना है जो मेरे साथ टेनिस खेले ना। ये बात सुनकर उन्होंने एक्सपेक्ट किया था कि प्रोफेसर हंसेंगे, बट प्रोफेसर ने हंसने के बजाय युकी को कहा
कि तुम्हें इसके ऊपर प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। और इसी चीज को रियलिटी बनाने के लिए उन्होंने अपने रोबोटिक्स लैब में योगी को इन्वाइट किया, जिसके बाद वो बहुत एक्साइटेड हुई और उन्होंने लेबोरेटरी में काम करना स्टार्ट किया, जहां उनका इंटरेस्ट फिर स्पेसिफिकली ह्यूमन हैंड के ऊपर बहुत ज्यादा जाने लग गया। वो उसके ऊपर रिसर्च करने लग गई। वो हमेशा से ही ह्यूमन हैंड के बारे में काफी फैसिनेटेड रहती थी कि कैसे वो टेनिस खेलने में उनकी हेल्प करता है, कैसे लोग उसका यूज करके पियानो बजा सकते हैं, कैसे मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं बस 2 हाथों की मदद से। ऐसी वो हाथों के बारे में काफी रिसर्च करने लग गई और रोबोटिक्स में भी धीरे धीरे वो काफी सारी चीजें सीखने लग गई ना। वैसे तो ये दोनों फील्ड बहुत अलग अलग थी, बट स्टिल फिर कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। उन्होंने ये दोनों सेपरेट फील्ड को साथ में ज्वाइन करने का सोचा, बट उससे पहले उन्होंने न्यूरो साइंस में डॉक्टरेट ले ली, जिसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने 2 फील्ड की एडवांस नॉलेज ले ली थी अपनी हार्डवर्क की वजह से। एक थी न्यूरो साइंस और दूसरी थी रोबोटिक्स, जिस दोनों फील्ड को उन्होंने फिर कंबाइन कर दिया और वहां से एक नई फील्ड की शुरुआत हुई जो होती है न्यूरो रोबोटिक्स, जिसकी मास्टरी अचीव कर ली मात्सुओका ने। ऐसी 2 सेपरेट फील्ड में काफी अच्छी नॉलेज हासिल करने के बाद उन्होंने एक न्यू फील्ड को ही क्रिएट कर दिया और वो उसकी मास्टर बन गई। और ये वन ऑफ द फास्टेस्ट वे है मास्टरी अचीव करने का मॉडर्न एज में। अब ये तीनों चीजें हो गई तो उसके बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना आता है ये तीनों चीजें काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक और चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो है लास्ट, ये 4th पॉइंट। देखो, वोल्फगैंग मोजार्ट के जो फादर थे ना, वो बहुत बड़े म्यूजिक कंपोजर थे। उन्होंने 4 साल की उम्र से ही मोजार्ट को म्यूजिक के बारे में सिखाना शुरू कर दिया था। और क्योंकि उनके अंदर अपने डैडी का डीएनए था, इसलिए वो भी बचपन से ही, आप बोल सकते हो, थोड़ा म्यूजिक के अंदर उनका जो टैलेंट था वो अच्छा था, उनका इंटरेस्ट भी था और उससे रिलेटेड काफी प्रैक्टिस भी करते थे, जिसकी वजह से ही बचपन से ही आप बोल सकते हो वो काइंड ऑफ जीनियस बन चुके थे म्यूजिक को लेके, जो हर रिदम, हर धुन को बहुत अच्छे से समझ जाता था और सीख जाता था ना। एक बार क्या हुआ कि उनके पापा ने उनको एक यूरोप की ट्रिप पे लेके गए, जहाँ पे मोजार्ट ने रॉयल फैमिलीज और कोर्ट मेंबर्स के सामने अपने पियानो के स्किल्स दिखाए, जिससे वो लोग काफी ज्यादा इंप्रेस हुए। और यही रीजन था कि फिर 17 की एज में ही उनके पापा ने आर्च बिशप जो थे उनसे बात करके मोजार्ट को एज ए कंपोजर अपॉइंट कर दिया। मतलब आप बोल सकते हो उनको एक जॉब मिल गई जो काफी अच्छी थी उनके लिए ना। ये चीज जब हुई तो मोजार्ट ना स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा खुश थे, उनको काफी अच्छा इनकम आ रहा था, वो बड़े बड़े लोगों के लिए म्यूजिक बजा रहे थे। बट स्टिल ये सेम काम करते करते, बार बार सेम म्यूजिक बजाते बजाते वो थक गए थे और उन्हें कुछ नया करना था ना। एक तरफ ये जो जॉब था वो काफी कंफर्टिंग था, काफी पैसे वाला था, दूसरी तरफ ये चीज थी कि उन्हें मजा नहीं आ रहा था, इसलिए वो फंसे हुए थे कि वो करे तो करे क्या ना। ये जो चीज होती है ना, वो कई बार बहुत सारे लोगों के साथ होती है कि वो लोग को कोई एक फील्ड तो मिल जाती है जिसके अंदर वो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, उन्हें बहुत मजा आता है, बट मैक्सिमम लोग क्रिएटिव पैसिव होते हैं। मतलब क्रिएटिव होने के बाद भी वो लोग पैसिवली जिंदगी को जी रहे होते हैं, सेम चीजें बार बार रिपीट करते हुए, जो उन्हें मजा नहीं आता है, जिसकी वजह से उन्हें मजा नहीं आता है और वो लोग बहुत बड़े मास्टर और नहीं बन पाते हैं उस चीज में। उसके अपोजिट मोजार्ट ने फिर क्या किया पता है, वो क्रिएटिव पैसिव होने के बजाय वो वहाँ पे क्रिएटिव एक्टिव हो गए। मतलब उन्होंने फिर फाइनली डिसाइड ही कर लिया कि वो पैसे ये सारी चीजों को साइड में रखेंगे और क्रिएटिवली काम करेंगे, कुछ ऐसा बनाने पे काम करेंगे जिसमें सच में उन्हें मजा आ रहा हो। और यही सोचते हुए उन्होंने जॉब को क्विट कर दिया। इसके बाद उन्होंने और न्यू म्यूजिक पे काम करना स्टार्ट किया, प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया। 20 साल बाद, 20,000 से बहुत ज्यादा टाइम प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने कई सारे न्यू म्यूजिक को कंपोज किया। एक के बाद एक सक्सेसफुल सॉन्ग उन्होंने बनाए, जैसे कि द मैरिज ऑफ फिगारो, डॉन जियोवानी, द मैजिक फ्लूइड, ऐसी कई सारे हिट शोज उन्होंने दिए, जिसकी वजह से आप बोल सकते हो कि वो इतने बड़े और जीनियस बन पाए, जिसके बारे में हम सब लोग आज भी बात करते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मास्टरी अचीव करने हैं ना, तो आपको द डायमेंशनल माइंड के 2 एसेंशियल्स को समझना जरूरी है। पहला एसेंशियल है एक हाई लेवल ऑफ नॉलेज होना किसी भी एक फील्ड या सब्जेक्ट के बारे में, जो कई सारे लोगों के अंदर कई बार हो भी जाती है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है ओपननेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू यूज दैट नॉलेज इन न्यू एंड ओरिजिनल वेज। यहीं पे कई सारे लोग लैक कर देते हैं। तो मोजार्ट जो थे ना, वो क्रिएटिव थे, उनको एक फील्ड के बारे में बहुत नॉलेज थी, लेकिन जब वो सिर्फ जॉब कर रहे थे रॉयल फैमिलीज के लिए, तब उनको ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं मिल पा रही थी अपनी नॉलेज को न्यू और ओरिजिनल तरीके से यूज करने के लिए, जिसकी वजह से ही वो खुल के जी नहीं पा रहे थे। जबकि अगर आपको मास्टरी सच में अचीव करना है, कुछ बड़ा करना है, तो आपके अंदर ये दोनों चीजें होनी चाहिए। मतलब ओपननेस और फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए, जिसकी वजह से आप न्यू चीजें कर सको, क्योंकि न्यू चीजें यूजुअली देखना लोगों का अटेंशन ग्रैब करती है और कुछ बड़ा करने में हेल्प करती है, जैसा कि 0 to 1 बुक में बताया गया है ऑथर ने। इसलिए एट द एंड अगर आपको मास्टरी अचीव करना है तो इन सारी बातों को जरूर याद रखो, जो मैं भी रिकैप कर रहा हूँ स्टार्टिंग से। सबसे पहले तो आप रिकनेक्ट करो अपने प्राइमल क्यूरियोसिटी के साथ कि आपको कौन सी फील्ड में क्यूरियोसिटी है। फिर वो फील्ड पता चल गई तो उसके बाद फिर आप एक आइडियल अप्रेंटिसशिप करो, एक मेंटर को ढूंढो और उससे सारी चीजों को सीखो उस फील्ड के बारे में। उसके बाद 3rd पॉइंट, जितना हो सकता है उतनी सारी स्किल्स को सीखो, नॉलेज को गैदर करो और फिर उन्हें कंबाइन करो कुछ यूनिक क्रिएट करने के लिए, जो था 3rd पॉइंट। और लास्ट 4th पॉइंट है
ये सारी चीज करने के बाद आपको अपने क्रिएटिव एक्टिव पे फोकस करना है। ऐसा नहीं कि आपने नॉलेज ले लिया है तो आप क्रिएटिव पैसिव हो जाओ, सिर्फ एक ही चीज को रिपीट करते रहो। नहीं, आपको समथिंग यूनिक क्रिएट करने के लिए क्रिएटिव एक्टिव होना पड़ेगा, जिसके लिए आपको फ्लेक्सिबिलिटी पे फोकस करना पड़ेगा और ओपननेस पे फोकस करना पड़ेगा। और यही बोल सकते हो आप छोटी सी समरी है मास्टरी की। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, अगर आप कंटेंट क्रिएशन में इस फील्ड में इंटरेस्टेड हो और आप मुझसे खुद से चीजें सीखना चाहते हो तो उसके बारे में सारे अपडेट्स उस टेलीग्राम के एक्सक्लूसिव ग्रुप में डालने वाला हूँ। वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको गूगल फॉर्म है वो जरूर भर देना, उसको भर दोगे तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओगे और वहाँ पे मैं आपको अपडेट देता रहूंगा कि कैसे मैं आपको चीजें सिखाता रहूंगा। फ्री कोर्स तो मिल ही जाएगा, प्लस और भी न्यू चीजें मैं जो आपके लिए लेके आता रहूंगा, आपको बताऊंगा कुछ एक्साइटिंग्स है, काफी सारी चीजें मैंने सोच के रखी है। वो सारी चीजों से रिलेटेड जो अपडेट है वो आपको एक्सक्लूसिवली उस डीबीसी के ग्रुप में मिलेगा, ठीक है? तो उसको जाके जरूर भरो। अभी के लिए अगर आप ऐसी बुक की बातें, मास्टरी और ये सारी बहुत सारी अच्छी अच्छी बुक्स की बातें फ्री में सीखते रहना चाहते हो हर हफ्ते मेरे से, तो आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना अगर आपने नहीं दबाया है तो। और आप जितनी भी चीजें करते हो, लाइक करते हो, जो कमेंट करते हो, शेयर करते हो इस वीडियो को व्हाट्सएप पे, उन सारी चीजों के लिए थैंक यू सो मच। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।